हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं और हमारे देश का कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी ये मानता है कि हमारे देश की विदेश नीति बहुत अच्छी है। पर क्या ये पूरा सच है या फिर वास्तविकता कुछ और ही है? भारत की विदेश नीति कारगर साबित हुई है या नहीं? आज इस वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करेंगे, तथ्यों सहित जानेंगे कि वर्तमान में हमारी विदेश नीति सफल हो रही है या असफल, या फिर असल में सच्चाई कुछ और ही है। कभी भारत को मध्य एशिया में बड़े भाई का दर्जा दिया जाता था। बड़ा भाई वो होता है जो अपने से छोटों के साथ सौहार्द का वातावरण बनाकर अच्छे संबंध रखता है। मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत को दिया जाने वाला बड़े भाई का दर्जा धूमिल नजर आता है। इसका पूरा श्रेय वर्तमान राजनीति की नेतृत्व शिव को जाता है। ऐसा हम किस वजह से कह रहे हैं वो भी आपको पूरा विस्तार से बताते हैं, और से सुनिएगा। हमारे प्रधानमंत्री को वर्तमान राजनीति में विदेश नीति का पुरोधा माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खुद की तारीफ के शिकार हो चले हैं। आज भारत लगभग चारों ओर से विरोधी पड़ोसियों से घिर चुका है, जिसमें से चीन, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो कभी बाकी ये सभी हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन अब हालात जुदा हैं। पिछले एक दशक में भारत ने अपने सभी अच्छे पड़ोसियों को लगभग खो दिया है। भारत 7 देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। इन 7 देशों में चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान है, जबकि भारत श्रीलंका तथा मालदीव के साथ सबसे नजदीकी समुद्री सीमा बनाता है। और इन सभी के साथ हमारे संबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अच्छे नहीं हैं। इन सभी देशों का झुकाव विस्तारवादी चीन की तरफ है, जो कि एशिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और विरोधी माना जाता है। चीन इन सभी पड़ोसियों के साथ संबंध स्थापित कर भारत को उसके घर में ही घेरना चाहता है, और वो ऐसा करने में लगभग सफल भी हुआ है। इसके उलट भारत का वर्तमान नेतृत्व केवल अपनी अच्छी विदेश नीति का ढिंढोरा देश में पीट रहा है, जबकि वो चीन को रोकने में पूर्णतः नाकाम साबित हुआ है। नाकाम कैसे, इस पर भी सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे अच्छे संबंध वाले पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल प्रचंड ने भारत के विरोध के बावजूद चीन के साथ 12 करार पर हस्ताक्षर किए और हमारी विदेश नीति धरी की धरी रह गई। इतना ही नहीं, नेपाल ने चीन की वन रोड वन बेल्ट परियोजना के लिए अपनी सहमति देने की बात कही है। अगर ऐसा हुआ तो चीन भारत के शीर्ष तक पहुंच जाएगा। नेपाल यही नहीं रुका। नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने चीन नेपाल रेल प्रोजेक्ट को उनके कार्यकाल में ही पूर्ण कराने की बात कही है। इस तरह भारत की विदेश नीति का नेपाल पर भी कुछ असर हुआ नहीं। उल्टा चीन भारत के सबसे अच्छे मित्र देश से अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो गया। भारत की सहायता से अस्तित्व में आया भारत का दूसरा पड़ोसी देश बांग्लादेश का झुकाव भी चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में बांग्लादेश ने अपने विदेशी संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है, जो चीन के साथ आर्थिक और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार चिन्हित करता है। प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद चीन की उदार आर्थिक सहायता की नीति और बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी भावना के कारण चीन बांग्लादेश संबंध काफी मजबूत हुए हैं। इस बढ़ती साझेदारी को बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक और आम जनता दोनों के बीच काफी समर्थन प्राप्त है। भले ही ढाका का हालिया इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण चीन की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता प्रतीत होता है, लेकिन बांग्लादेश का चीन के प्रति बढ़ता झुकाव इसमें प्रमुखता से सामने आता है। सरकार के प्रति चीन के अटूट समर्थन ने इस भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2017 के बाद से बांग्लादेश ने चीन के साथ अपने जुड़ाव को गहरा कर दिया है, जिसके बाद चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। चीनी निवेश 40 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।
चीन से पहले ही बांग्लादेश में परिवहन परियोजनाओं में लगभग 9.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हो चुका है, जिसमें पद्मा ब्रिज रेल लिंक, बंगबंधु सुरंग और दशेर कंडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी चल रही पहल शामिल है। इन घटनाओं ने चीन और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन द्वारा आपूर्ति किए गए रक्षा उपकरणों के साथ पिछले मुद्दों के बावजूद बांग्लादेश ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2016 में चीन से पनडुब्बियां हासिल की। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कॉक्स बाजार में BNS शेख हसीना नामक पनडुब्बी बेस का अनावरण किया, जो चीन द्वारा 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाई गई थी। इस पनडुब्बी बेस में 6 पनडुब्बियां और कई युद्धपोतों को समायोजित करने की क्षमता है। वर्तमान में 2 चीन निर्मित पनडुब्बियां बेस पर तैनात हैं, जो बांग्लादेश की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती सैन्य साझेदारी न केवल बांग्लादेश को मजबूत करेगी, बल्कि भारत पर भी दबाव बनाएगी। ये विश्लेषक बांग्लादेश में चीन की सैन्य गतिविधियों जैसे संभावित मिसाइल सुविधा को भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में देखते हैं। कुछ विशेषज्ञ चिंता व्यक्त करते हैं कि चीन की हरकतें एक सीमा पार कर सकती हैं और क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव डाल सकती हैं। प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद चीन की उदार आर्थिक सहायता की नीति और बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी भावना के कारण चीन बांग्लादेश संबंध पहले से ही काफी मजबूत हुए हैं, जिसको भारतीय विदेश नीति की विफलता ही माना जाएगा कि आज उसका पड़ोसी देश, जो कभी उस अच्छा दोस्त था, अब वो चीन की गोद में जाकर बैठा है। अब बात तीसरे पड़ोसी म्यांमार की। भारत के पूर्वोत्तर पड़ोसी म्यांमार में पहले आंग सान सू की सरकार थी, जो भारत का समर्थन करती थी, लेकिन 2021 में विद्रोहियों द्वारा तख्तापलट के बाद म्यांमार का झुकाव भी चीन की तरफ बढ़ रहा है। अपनी ताकत को विस्तार करने में जुटा चीन अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक अशांति का भी फायदा उठा रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन विद्रोहियों की भी मदद कर रहा है। भारत की चिंता यह भी है कि चीन म्यांमार के विद्रोही के जरिए पूर्वोत्तर भारत में अशांति फैला सकता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बीजिंग गुप्त रूप से विद्रोही समूहों और पूर्वोत्तर में सक्रिय विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। आंतरिक अशांति के बावजूद चीन ने म्यांमार में सड़कों, रेलवे पाइपलाइनों और बंदरगाहों का एक नेटवर्क बनाने की योजना का तेजी से विस्तार किया है, जिसके जरिए चीन की हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिल रही है। चीन बंगाल की खाड़ी में स्थित मलक्का को जल डमरू मध्य के चौक पॉइंट के विकल्प के रूप में देखता है, जिसके माध्यम से चीन से अधिकांश समुद्री व्यापार होता है। चीन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 2.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का वादा किया है। वहीं भारत अपने उत्तर पूर्व और म्यांमार के बीच सड़क और समुद्री संपर्क में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना बना रहा है। कुल मिलाकर म्यांमार में भी भारतीय विदेश नीति कोई ठोस काम चीन को रोकने के लिए कर नहीं पाई है। अब रही बात अफगानिस्तान की, तो भारत और अफगानिस्तान की जनता के बीच एक अच्छा कनेक्शन है, मगर 31 अगस्त 2021 में अमेरिका ने अपने सैनिक अफगानिस्तान से वापस बुला लिए और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, जबकि भारत अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखता है। इस कारण तालिबान भारत के बजाय अमेरिका के ध्रुव प्रतिद्वंदी चीन को अधिक महत्व देता है और इस तरह अफगानिस्तान के साथ भी हमारे संबंध पहले जैसे नहीं रहे। यहां भी भारत की विदेश नीति असफल होती दिखाई देती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने काबुल में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अभी तक हमने उन देशों की चर्चा की जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती थी। अब बात करते हैं उन पड़ोसियों की जो हमारे साथ समुद्री सीमा बनाते हैं और पड़ताल करते हैं कि उनके संबंध में भारत की विदेश नीति कारगर साबित हुई या नहीं।
हमारा सबसे निकटवर्ती समुद्री सीमा वाला पड़ोसी श्रीलंका चीन की विस्तारवादी नीति और डेब्ट ट्रैप का शिकार 2023 में हुआ और इस पर भी भारत की विदेश नीति का प्रभाव फीका ही रहा। भारत के प्रबल विरोध के बावजूद श्रीलंका ने अपना महत्वपूर्ण हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया है और इसका प्रभाव यह हुआ कि स्थल मार्ग ही नहीं बल्कि जल मार्ग से भी चीन भारत के सबसे नजदीक पहुंच गया, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री दूरी मात्र 33 किलोमीटर है। इस तरह श्रीलंका भी भारत के बजाय चीन के साथ संबंधों को अधिक महत्व दे रहा है। आर्थिक हालात खराब होने पर भारत ने श्रीलंका की काफी मदद की थी। इसके बावजूद श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ ही ज्यादा दिखाई देता है। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति के अंतिम असफल उदाहरण की। हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी मालदीव है, जो कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा प्रबल विरोधी बनकर उभरा है। 2023 में मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें भारत को प्राथमिकता देने वाले मोहम्मद सोलिह की हार हो गई और चीन का खुलकर समर्थन करने वाले प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता मोहम्मद मुइज्जू की जीत हुई। मुइज्जू भारत विरोधी का नारा देकर ही सत्ता में आए थे। सत्ता में आते ही मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की कि मार्च 2024 तक मालदीव में रहने वाले सभी भारतीय सैनिक मालदीव को छोड़कर चले जाएं और इस प्रकार से भारत और मालदीव के स्वर्णिम रिश्तों का लगभग अंत हो गया। मालदीव में वर्ष 1988 के तख्ता पलट के प्रयास के दौरान भारत की त्वरित प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता ने मालदीव के साथ भरोसेमंद और स्थायी मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के विकास की नींव रखी थी। तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया था। भारत वर्ष 2004 में मालदीव में सुनामी और दिसंबर 2014 में माले में जल संकट के दौरान भी मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश रहा था। लेकिन अब रिश्ते काफी हद तक बिगड़ चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के साथ एक विवाद उत्पन्न हो गया, जिससे भारत और मालदीव के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और गतिरोध आ गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के युवा कार्य मंत्रालय के 3 उपमंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के प्रसंग में मालदीव के पर्यटन को खतरे की आशंका को देखते हुए भारत और भारतीय प्रधानमंत्री पर नकारात्मक टिप्पणियां की। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स संरचना में एक महत्वपूर्ण पर्ल के रूप में उभरा है। मालदीव में चीन ने भारी निवेश किया है और वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का भागीदार बन गया। भारत मालदीव संबंधों को तब एक और आघात लगा था जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किया। ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं कि चीन मालदीव में एक नौसैनिक अड्डा विकसित करने की योजना रखता है, जहां पिछले प्रस्तावों में संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के बारे में चिंताओं का संकेत मिला है। मतलब पड़ोसी दूर फिर भी मशगूल। तो क्या यही है भारत की सफल विदेश नीति, जिसकी तारीफ सरकार और कई लोग करते रहते हैं? क्या यही हमारी विदेश नीति है कि एक एक कर हमारे पड़ोसी हमारी झोली से खिसकते जा रहे हैं और हम अच्छी विदेश नीति की शेखी बगाड़ते रहें? हम एशिया के ही गुरु बन नहीं पा रहे हैं, तो फिर विश्व गुरु बनने का सपना देखना बेमानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बोलें। सब्सक्राइब करने के लिए खुद तो कर ही लें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।